हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे आपके लिए स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। यहां पे छोटी सी मिस्टेक है, यहां पे टाइपिंग में थोड़ी, ये 2023 रहना चाहिए और 2022 हो गया है, कोई बात नहीं। आप लोग इसको 2023 का लीजिएगा, ठीक है ना यार। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लगातार आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। 16 फरवरी को टारगेट कर रहे हैं। क्या टारगेट कर रहे हैं हम लोग? 16 फरवरी का। क्या आपको पत्र लेखन और उसकी निबंध की जरूरत है? क्या आप कमेंट कर दीजिए कि पत्र लेखन अगर निबंध की जरूरत है तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा। जिस बच्चे का तैयार नहीं, बिल्कुल आप लोग वीडियोस के माध्यम से फटाफट मैं वीडियोस दे रहा हूँ, लगातार वीडियोस दे रहा हूँ भाई साहब, तैयार करके जाना है। आपको एक भी वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, आपको एक वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यार जरूर देखिएगा। ये जो मॉडल पेपर है ना, ये 2023 के लिए मैंने मॉडल पेपर बनाया है और जो 1 घंटे के लिए स्पेशल क्लास आती है उसमें 100 में 100 हम लोग अंक पूरा करवाते हैं। कितना करवाते हैं? 100 में 100। वो आपको 1 घंटे स्पेशल क्लास रहती है और जो आपको छोटे वीडियो मिलेंगे जैसे कि मान लीजिए 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, तो इसमें आपको ये रहेगा कि हाँ 50 नंबर तक आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना, आराम से। तो पेपर में आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 100 नंबर का क्या रहेगा? आपका पूर्णांक रहेगा। 100 नंबर का क्या रहेगा? पूर्णांक रहेगा और टोटल आपको टाइम 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 16 फरवरी को जाके छापिएगा। 16 फरवरी को जाके क्या करिएगा? छापिएगा, ठीक है ना। और ये 16 फरवरी 2023 के लिए मैं पेपर बना रहा हूं। अब आपका लास्ट डे है और अंतिम दिन में आपको छाप के आना है। जाइएगा, कल छापिएगा। 100 नंबर बिल्कुल आपका पक्का करवाना है। कुछ भी हो जाए यार, 100 नंबर हमें चाहिए तो चाहिए, कुछ भी हो जाए, कितनी भी यार मेहनत करना है, लेकिन 100 में 100 हमें बस टारगेट करना है कि 100 नंबर चाहिए। कुछ भी हो जाए, कितना भी हमें मेहनत करना हो, कितना पढ़ने की जरूरत ना पड़े, लेकिन 100 में 100 चाहिए। अब अंतिम दिन बचा हुआ, एकदम भौकाल टाइट करके आएगा पेपर में। टेंशन मत लीजिए। अगर पास मार्क का कितना होगा? 33 नंबर ना, पास हो जाएंगे। अगर आप रो रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे रोते हैं अंतिम दिनों में, अरे गुरुजी हम तो पढ़वा ही ना आए भाई, अब हम कहा कर, अब क्या करोगे यार? अच्छा नंबर स्कोर करोगे, परेशान मत हो, बहुत कुछ कर पाओगे आप लोग। अपने अंदर निगेटिव थॉट कभी मत लाना। जितना निगेटिव लाएंगे उतना ही नीचे गिरेंगे। आपको निगेटिव नहीं लाना। लोग निगेटिव हो लेकिन आप निगेटिव कभी मत बोलिएगा, ठीक है ना। आपको पॉजिटिव थॉट एकदम रखना है। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग आपको 10 अंकों कवर करवा देते हैं। बहुविकल्पी क्या है? निम्नलिखित में से बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है। इसमें से बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का आपको नाम बताना है। तो संपादित पत्रिका कौन सी है? आनंद, कादम्बिनी, दीनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, आजकल, या कौन सी है? तो यहाँ पे जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा जो संपादित पत्रिका का नाम है, जो संपादित पत्रिका का नाम है, छाप लीजिए, वो है आनंद कादम्बनी। आनंद कादम्बनी, आनंद कादम्बनी जो है यह बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। तो बद्री नारायण प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? आप लोग क्या छापेंगे? सीधा छापिएगा, वो छापेंगे आप लोग आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी किसके द्वारा है? तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है, छाप लीजिए। अगला यहाँ पे ख वाला क्वेश्चन है, लाड लो। ख वाला क्वेश्चन है, क्या छापने वाला है? निम्नलिखित में से ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है आपको बताना है। राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक का नाम बताना है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जो है वो है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद भाई साहब कौन है? जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक के नाम है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। ये एकदम छापने वाला क्वेश्चन है। ये छापने वाला क्वेश्चन जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 16 फरवरी के दिन आएगा। तो जयशंकर प्रसाद किसकी है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है, छाप लीजिए। उसके बाद अगला यहाँ पे अशोक के फूल। भाई साहब अशोक के फूल किसकी है? अशोक के फूल निबंध किसका है? ये तो काफी आपका इंपॉर्टेंट वाला, गद्यांश भी पूछा जाता है ना, यहाँ से गद्यांश भी तो पूछा जाता है। हाँ, मैं इसी को अभी कुछ घंटे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ था, इसी का मैं पद्यांश भी बताया था, तो ये तो आप कर ही लिए होंगे। तो अशोक के फूल किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अशोक के फूल किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं ना। नीचे चले आइए। प्रेमचंद्र कहानी का नाम क्या है? या फिर प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी का नाम क्या है? कफन, गुंडा, रोज, चीफ का दावत।
तो प्रेमचंद्र की कहानी का जो नाम है वो है कफन। कफन किसकी है? प्रेमचंद्र कहानी का नाम। तो प्रेमचंद्र के कहानी का नाम क्या है? नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। आप लोग सीधा छापिएगा कि सर प्रेमचंद्र के कहानी का नाम तो कफन है, और कफन किसका है? प्रेमचंद्र का है। नीचे चले आइए, नीचे चले आइए। अगला यहाँ क्वेश्चन है आपका, निम्न में से विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। जो विद्यानिवास मिश्र हैं वो किसके निबंधकार हैं यार? ललित निबंधों के, विचारात्मक निबंध के, मनोवैज्ञानिक निबंध के, भावनात्मक निबंध के? तो विद्यानिवास मिश्र किसके निबंधकार हैं? विद्यानिवास मिश्र किसके निबंधकार हैं? तो जो विद्यानिवास मिश्र हैं ये ललित निबंध के निबंधकार हैं। ललित निबंध के निबंधकार कौन है? विद्यानिवास मिश्र जी हैं। विद्यानिवास मिश्र जी हैं। कौन है? तो ये निबंधकार हैं। किसके निबंधकार हैं? तो आपको सीधा बताना है कि सर ये जो निबंधकार हैं ये ललित निबंध के निबंधकार हैं। ललित निबंध के निबंधकार कौन है? ललित निबंध के निबंधकार कौन है? विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र किसके निबंधकार हैं? तो आपके विद्यानिवास मिश्र जो हैं ये जो है निबंधकार वो भाई साहब हैं किसके हैं? तो वो है आपके ललित निबंध के। ललित निबंध के निबंधकार कौन है? विद्यानिवास मिश्र जी हैं। ये निबंधकार है किसके हैं? ललित निबंध के हैं। छाप लीजिए। अगला है यहाँ पे, अब अगला क्या आपका दूसरा का क है। दूसरा का क्या है? पृथ्वीराज रासो का रचना काल है। जो पृथ्वीराज रासो है इसका रचना काल कौन है? इसकी रचनाकार कौन है? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल? तो निम्नलिखित में से जो पृथ्वीराज रासो है ये किस काल की रचना है, या फिर इसके रचनाकार कौन है, या फिर किस काल की रचना है? यानी कि रचना काल आपको बताना है। पृथ्वीराज रासो का रचना काल है कौन सा है? तो जो ये पृथ्वीराज रासो है ना, ये जो रचना काल है ये वीर गाथा काल का है। कौन से काल का है? वीर गाथा काल। तो पृथ्वीराज रासो किस काल का रचना है? वीर गाथा काल का है। वीर गाथा का काल का क्या है? पृथ्वीराज रासो है। उसके बाद है यहाँ पे, उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, जायसी। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि का आपको नाम बताना है। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि का नाम क्या है? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि का नाम जो है वो सूरदास है। सूरदास कौन है? तो जो सूरदास हैं ये ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो सूरदास जी हैं। सूरदास कौन है? ये प्रमुख कवि हैं। किसके हैं? ये हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के कौन है? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं सूरदास जी हैं। नोट कर लीजिए, काफी आईएमपी वाला है। क्या है? आईएमपी वाला है। नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। नीचे क्या है? कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है? चिंता, आशा, श्रद्धा या फिर ईड़ा? तो कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है? कामायनी के जो प्रथम सर्ग का नाम चिंता है। चिंता किसकी है? कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है आपका? चिंता है। काफी आईएमपी वाला क्वेश्चन है और छापने वाला क्वेश्चन है। कौन सा है आपका? छापने वाला प्रश्न है। बिल्कुल आप लोग क्या करिएगा? आप लोग छाप डालिए। क्या करेंगे? आप लोग छाप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे घ है, निम्न में से सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि हैं। निम्नलिखित में से जो सुमित्रानंदन पंत हैं ये किसके सुकुमार कवि हैं? प्रकृति के, श्रृंगार के, ज्ञान के, भक्ति के? तो जो सुमित्रानंदन पंत हैं ये जो सुकुमार कवि हैं वो हैं प्रकृति के। प्रकृति के कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ये सुकुमार कवि हैं। किसके हैं? प्रगति के हैं। प्रगति के कवि कौन है? सुकुमार कवि? तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सुमित्रानंदन पंत जी कौन है? ये हैं आपके प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि का नाम क्या है? आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि सर जो प्रकृति के सुकुमार कवि का नाम है वो है आपके सुमित्रानंदन पंत हैं। कौन है? सुमित्रानंदन पंत हैं। अगला आ जाइए, अगला आ जाइए। इसको ध्यान दीजिए, इसको 2023 कर लीजिए क्योंकि थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो टाइपिंग मिस्टेक के कारण ऐसी घटनाएं घट जाती है, इसके लिए माफी चाहते हैं। यार छापने वाला यार लाडलो एकदम एंजॉय के साथ यार पढ़िए, मजे लेते हुए पढ़िए। आप लोग परेशान है, पता नहीं क्यों मैं देख रहा हूँ आपके फेस पे बहुत ज्यादा परेशानी है। किस बात से परेशान है हमें नहीं समझ आ रहा है। आप लोग पहले आप लोग बता दीजिए किस बात से परेशान है, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, बताएंगे तभी तो हम लोग जानेंगे। आप जब तक अपने हृदय की बात
अपने दिल की बात हमसे नहीं बताएंगे, तब तक हम कैसे जानेंगे कि आपके दिल में क्या है, क्या दिक्कत है। आप बताइए तो सही, हम उसको सॉल्व करेंगे ना। आप लोग क्यों परेशान हैं? आप पेपर को लेके परेशान हैं, मत परेशान होइए। आप पेपर को लेके परेशान हैं, मत परेशान होइए। मैं हूं ना, जब मैं यहाँ पे आपके सम्मुख बैठा हूं तो किस बात की यार लाडलू परेशानी है, किस बात की परेशानी है? जब मैं यहाँ पे बैठा हूं आपके सामने, जब मैं आपके सामने बैठा हूं तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। आप पता नहीं क्यों परेशान है, आप क्यों परेशान है पहले ये बता दीजिए। और कुछ भी नहीं सुना, आप परेशान क्यों हैं? मत परेशान होइए। मैं हूं तो परेशानी नहीं होना है, आपको कुछ भी परेशान नहीं होना है। तो फिर यहाँ पे है राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता है। राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरणगुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञे। तो यहाँ पे आपको सीधा बताना है कि राम की शक्ति पूजा कविता के जो रचयिता है वो कौन है? तो वो है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम शक्ति पूजा कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे है गद्यांश है, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का है ये जो पेपर है ना, छापने वाला पेपर है और आप लोग छापते जाइए। जितने मैं पेपर लाता जा रहा हूं छापते जाइए, लाते जा रहे हैं छापते जाइए। आप बस पढ़ते हुए चले जाइए। ईयरफोन है, कान में डाल लीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। कान में डाल लीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको याद होता चला जाएगा। 100% मैं गारंटी दे रहा हूं आपको याद हो जाएगा। परेशान नहीं होना है, क्योंकि परेशानी किसी चीज का प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं सर परेशानी एक सोल्यूशन है, तो परेशानी किसी भी चीज का प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। ठीक है ना? चलिए यहाँ पे मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूं, इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही। पीछे मुड़कर देखता हूं तो विश्वास नहीं होता। आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका? महत्वाकांक्षा? क्या यह महत्वाकांक्षा था या कई बातें मेरे दिमाग में आती थी? मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही है कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। और बुनियादी बात जो आपको समझानी चाहिए वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीजों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई है। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी तो बनेंगे कैसे? वो कैसे बन सकेंगे जब तक उनको नहीं पता होगा कि हाँ हम अब जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक हो गए हैं, तब तक बनेंगे कैसे? ठीक है ना? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि लेखक युवा छात्रों से क्यों मिलता है। जो लेखक है वो युवा छात्रों से क्यों मिलता है? आप देखिए, मैं खासकर युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूं, क्यों मिलता हूं? तो युवा छात्रों से वो क्यों मिलते हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम अपने छात्र जीवन की यादों के कारण युवा छात्रों से मिलते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम युवा छात्रों से क्यों मिलते हैं? तो जब वो बचपना थी ना, जब वो छोटे थे तो वो भी छात्र थी, वो भी क्या थे? युवा छात्र थे। इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम भी युवा छात्रों से मिलते थे, भी युवा छात्रों से क्या करते थे? मिलने जाते थे। ठीक ना? हम भी यार छोटे थे, हम जाएंगे युवा छात्रों के साथ मिलने के लिए। बस यही चीज होती है ना कि यार जब हम जिस अवस्था में रहते हैं तो उस अवस्था में फिर हमें जाने के लिए बहुत क्यूरियोसिटी होती है, यार चले उनसे मिले, जैसे वो थे, हाँ जैसे हम थे वैसे वो हैं, तो देखते हैं यार कि क्या है इस समय, इसलिए जाते थे। चलिए अगला यहाँ पे, आप किन चीजों के पाने का हक रखते हैं? आप किन चीजों के पाने हक रखते हैं? तो हम अपने जीवन की अच्छी चीजों को पाने का हक रखते हैं। अब इसको कैसे करेंगे? आप इसको कैसे करेंगे? मान लीजिए वहां पे आपको दिया गया और आपको ढूंढ के करना है। आपको क्या करना है? ढूंढ के करना है। तो आप किन अच्छी चीजों को पाने का हक रखते हैं? आप देखिए यहाँ पे, आप जीवन की, यहाँ पे देखिए जहां पे मैं हाईलाइटेड कर रहा हूं, आप जीवन की अच्छी चीजों को पाने का हक रखते हैं। और यही से क्वेश्चन क्या किया गया? बनाया गया है। यही से क्वेश्चन क्या किया गया है? बनाया गया है। तो जरा आप बताइए, क्या ये आप कर नहीं सकते? क्या आप कर नहीं सकते? बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप हर वो चीज कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। बस आपके अंदर दिल में
करने की एक आग होनी चाहिए। और आप अगर जिस दिन अपने दिल में आग लगा लेंगे उस दिन 100% मैं गारंटी दे रहा हूं लिख के, आप हर एक चीज अच्छी तरीके से करेंगे, हर एक चीज आप अच्छी तरीके से करेंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। क्लियर है ना? चलिए यहां पे है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने छात्र जीवन की यादों के कारण युवा छात्रों से मिलते हैं। ठीक है ना, इतना हो गया। नीचे चले आइए, फिर यहाँ पे है उक्त पंक्तियों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। उक्त पंक्तियों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, 3 करिएगा, 22 वाला मत दीजिएगा, 22 वाला नहीं करना है। तो आप लिखेंगे उक्त पंक्तियों से यह प्रेरणा मिलती है कि मानव महत्वाकांक्षा के बल पर ही अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। जो मनुष्य होता है वह अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकता है, तो मानव जो होता है यह महत्वाकांक्षा बल के कारण ही अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। ठीक है ना। अगला यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कहां से कहां तक रेखांकित अंश है, कहां से कहां तक रेखांकित अंश है। तो यहाँ पे देखिए, जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य है, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक कैसे बन सकेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे रेखांकित अंश में लिखेंगे आप लोग, अनेकानेक उपलब्धियों एवं प्रसिद्धियों के धनी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रस्तुत अंश के माध्यम से भारतीय युवाओं को यह बताना चाहते हैं कि जब उन्हें यह विश्वास नहीं होगा कि वे देश के नागरिक बनने की संपूर्ण योग्यता स्वयं में रखते हैं, तब तक वे एक जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक नहीं बन सकता। उसके बाद यहाँ पे है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। और भाई साहब शीर्षक क्या है? हम और हमारा आदर्श। यानी जो पाठ का नाम है वो है हम और हमारा आदर्श। और इस पाठ के लेखक कौन है, रचयिता कौन है? तो आप सीधा बताइएगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। नीचे चले आइए, नीचे चले आइए, बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे आपका पद्यांश है जो कि आपका 10 अंकों का पद्यांश है। ये कितने नंबर का पद्यांश? 10 नंबर का। भाई साहब छापने वाला है, छापने वाले क्वेश्चन है, छाप डालिए यार, इससे बाहर न पूछेगा ना आएगा, इसलिए छापने वाले क्वेश्चन है क्या? नीले ले फूल कलम दल सी ज्ञात की श्यामता है, पीला प्यारा बसन कटी में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलख मुंह की क्रांति को है बढ़ाती, सदु दृश्यों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुत्सों की सुरभुई उसकी प्राण समपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं और बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की है पेटिका है। यहाँ पे आपको क्या बताना है? ये पद्यांश है 10 नंबर का। भाई साहब कितने पद्यांश है? 10 अंकों का पद्यांश है। बिल्कुल आपके छापने वाले क्वेश्चन है, छाप डालिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताती है। राधा कृष्ण को पहचानने के लिए पवन से क्या उपाय बताती है? ये 3 है, याद रखिएगा, ये 3 है, 2 नहीं है, मिस्टेक हो गया है प्रिंटिंग। राधा पवन से कृष्ण को पहचानने के लिए उनके शरीर की श्यामल छवि नीले कमल पुष्प के समान है तथा वह अपने शरीर पर आकर्षक पीला सुंदर वस्त्र कमर तक धारण किए रहेंगी। क्लियर है। उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे है यहाँ पे अलग और सकल शब्द का अर्थ लिखिए। अलग और सकल शब्द का अर्थ बताना है। अलग का अर्थ क्या होता है? बालों की लट। बालों की लट क्या होता है आपका? अलग शब्द का अर्थ होता है। और सकल शब्द का अर्थ क्या होता है? सकल का होता है आपका संपूर्ण। क्या होता है आपका? संपूर्ण होता है। अलग का क्या होता है आपका? संपूर्ण होता है। क्या होता है? संपूर्ण होता है। और आपके अलग का क्या होता है आपका? अलग का होता है आपका बालों की लट होता है। उसके बाद कलासी में कौन सा अलंकार है? जो कलासी है, सॉरी कलाकर्षी में, कलाकर्षी में कौन सा अलंकार है? तो कलाकर्षी में उपमा अलंकार है। जहां पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। जहां पर उपमान की उपमेय से क्या की जाती है? तुलना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर
उपमा अलंकार होता है, ठीक है ना। अर्थात हम लोग कह सकते हैं समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जब किसी एक वस्तु की तुलना हम लोग दूसरे वस्तु से करते हैं तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। वो चाहे गुण, धर्म, जात, किसी भी चीज को देखकर हम लोग एक व्यक्ति की तुलना दूसरे से कर रहे हैं तो उपमा अलंकार होता है। और ये उपमा अलंकार आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है? 2 नंबर का आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश कहां से कहां तक है? दोनों कंधे वृषभ वर से हैं, बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है। इसका मतलब ये हो जाएगा श्री कृष्ण के दोनों कंधे विशाल और बहुत ही बलिष्ठ हैं। उनकी दोनों भुजाएं हाथी के सूंड के समान शक्तिशाली हैं। क्लियर है ना। उसके बाद नीचे है लास्ट वाला क्वेश्चन, निम्न के पाठ का शीर्षक और कवि का नाम बताना है। तो पवन दूतिका पाठ का शीर्षक है। कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो यहां पर मैंने 30 नंबर आपका फिक्स करवाया। 30 नंबर गद्यांश, पद्यांश और 10 बहुविकल्पी। कितने नंबर फिक्स हुए? 10 नंबर इस पेपर में फिक्स ही है। अब इसके बाद आपको 1 घंटे की क्लास मिलने वाली हिंदी की, स्पेशल 1 घंटे की, उसमें आपको 100 नंबर टोटल मैं फिक्स करवाऊंगा। हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपको लगातार वीडियोस के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, हर एक वीडियो को बस देखते चले जाइएगा आराम से यार, आराम से बोर्ड में 16 फरवरी के दिन 100 में 100 स्कोर करके आएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट मैं बनाता जा रहा हूं आपको मैं करवाता जा रहा हूं। आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा और चीजें आपको याद भी होती चली जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कौन बोला कि आपको परेशान होना है? आपका पेपर है ना 16 फरवरी को, 33 नंबर पास मार्क का चाहिए। 100 में से 33 आ जाएगा। आपको 33 नहीं लेके आना, 93 लेके आना है, 95 टारगेट करना है, 85 टारगेट करना है। 80 से नीचे हमें आना ही नहीं हिंदी में। 100 में 80, 85, 90, 95 तक स्कोर करना है, कुछ भी हो जाए। और कैसे स्कोर होगा? जो भी मैं वीडियो आपको दे रहा हूं आप सारी वीडियोस को अच्छे से पढ़िए, काम खत्म। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मैं डलवा दूंगा, चिंता मत करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को फटाफट यार सब्सक्राइब करो। अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड परीक्षा के बाद अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए सब्सक्राइब करके रख लेना है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।